नमस्ते नमस्कार। माध्यमिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी कक्षा 10 के अभ्यर्थियों का जो पेपर हुआ है 21 मार्च को, उसका अपन पेपर सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने कितने मार्क्स सही हो रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, जिससे कि आपका मतलब किस लेवल का पेपर गया है। तो आप अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट शो कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर है, इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न था आपका खंड अ में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना था और प्रश्नों के उत्तर देना था। तो ये पहला प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरी जाति से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ और संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ और शोषण की प्रक्रिया अनवरतन चल रही है, एक क्षण का विराम भी नहीं है। इस सार्वभौमिक वर्णवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो ये पहला आपका जो गद्यांश था, इसके उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न है प्रतिष्ठित उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना था। उपयुक्त जो आपका गद्यांश है उसका सटीक जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका भय, यानी ये आपका एक अच्छा शीर्षक रह सकता है और यही इसके बारे में बताया गया। और दूसरा प्रश्न है एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं, क्या हो गए हैं? तो ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भय के स्थायी कारण, स्थायी क्या हो गए? स्थायी हो गए। दूसरे का क्या रहेगा? स्थायी। क्या रहेगा? स्थायी। आप दूसरे का स्थायी स ऑप्शन करना था। उसके बाद तीसरा है इसका सबल और निर्बल देशों के बीच अनवंतरण चल रही है, क्या चल रही है? शोषण की प्रक्रिया। क्या चल रही है? शोषण की प्रक्रिया। उसके बाद में छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? तो वह वर्ण वृत्ति से, यानी ऑप्शन अ सही है। उसके बाद में देखें आपका पांचवा कि उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? वो है आपकी छात्र संघ की। किसकी है? यानी द ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आपके दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ना था और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपको पढ़ लेते हैं एक बार। किंतु ये झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। आज आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपने निर्मल शांति व्याकुल व्याथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृतिक विश्रांति पर वह भोली सी मधुर सरलता व प्यारी जीवन निष्पाप क्या आकर फिर मिटा सकूंगा तू मेरे मन का सत्ताप। इस प्रकार से ये था। तो आपको ये छठा मैं बता देता हूँ, इसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या हो सकता है? तो इसके जो उपयुक्त शीर्षक लगता है वो बचपन के बारे में व्याख्या की गई है। तो आप इसका बचपन एक सटीक और सही उत्तर हो सकता है। उसके बाद सातवां है कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया? तो वो बन गया भार। यानी आप ऊपर जैसे स्क्रॉल करोगे पेपर में बता देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चिंता के चक्कर में जीवन भी भार बन गया। तो ये आप यहाँ से ये लिखेंगे बाहर। उसके बाद में आठवां का क्या है? निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? निर्मल जो शब्द है उसका अर्थ हो सकता है पवित्र। ठीक है। उसके बाद नम्मा है कि उपयुक्त काव्यांश में सत्ता मिटाने वाला है कौन है? वो है आपका नम्मे का क्या हो सकता है? नम्मे का आपका हो सकता है बचपन। क्या हो सकता है? बचपन। यानी जो नम्मा है उसका आपको क्या करना था? बचपन करना था। नंदन वंशी क्या फूल उठी? तो ये आपको बताना था वो होती कुटिया। क्या उठी? कुटिया। द ऑप्शन करना है। ठीक है। क्या करना है? द ऑप्शन करना है इसका। उसके बाद में देखें 11वां, ये आपके पाठ्य पुस्तक से 2 प्रश्न लिए गए। 11वां, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषा का वर्णन किया है? तो वो आपके हिरोशिमा के परमाणु विस्फोटक के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये आप लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपने मुंह निहारा करते थे। ये उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये माता और आंचल। कौन सा? माता और आंचल पाठ से ये पंक्ति ली गई है। तो ये आपके 12 हो गए। यहाँ तक मैं समझता हूँ। आगे देखें अपन ग्रामर का लेते हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो आपकी लग रही है उसके विषय में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। पहला प्रश्न था प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार और अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आती है। मतलब
कौन सी इसमें आपकी संज्ञा है। तो ये सभी गुण, दोष, अवस्था, ये किसकी भाव है, क्या है, भाववाचक है। कौन संज्ञा इसमें, भाववाचक लिखनी थी, भाववाचक, इसकी भाववाचक करनी थी। पहले का उत्तर भाववाचक रहेगा। उसके बाद में ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता हो, यानी सर्वनाम है वो स्वयं के लिए करे तो क्या होगा, निजवाचक। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम लिखना था। ये हो गए दो। तीसरे का देखो आप कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक। कौन सी, अकर्मक क्रिया। कौन सी लिखोगे इसकी, अकर्मक। कौन सी, अकर्मक लिखनी थी, अकर्मक क्रिया रहेगी इसका उत्तर। उसके बाद में चौथा है कि परिणाम वाचक विशेषण के उपभेद कितने हैं, यानी परिणाम जो वाचक है उसके आपके कितने उपभेद है, उसके 2 हैं, ठीक है, ये बताना था। उसके बाद चौथा, हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, यानी आपके हिंदी में कितने हैं उपसर्ग, तो वो माने गए हैं आपके 3। कितने माने गए हैं, 3 माने गए हैं। उसके बाद में छठा था कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा किसी क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या, कौन से प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय, आपके कृत प्रत्यय कहते हैं उसे, ठीक है। ये तो हो गया 6 तक। उसके बाद में आपका मैं यण संधि को समझाना था। निम्नलिखित अति लघुतम प्रश्न है वो आपके यण संधि को उदाहरण सहित बताना था। जैसे कि यण संधि का कोई उदाहरण देना, जैसे कि मैं देता हूं कौन सा, अत्यधिक। कौन सा, अत्यधिक। अत्यधिक, तो इसका क्या करना था, अति धन अधिक। कौन सा, अति धन अधिक। कोई भी एक उदाहरण देना था, अत्य धन अधिक आपको लिखना था। कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है आपके ई धन अ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, य का निर्माण करते हैं। किसका, य बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। यण संधि के बारे में बता दिया। उसके बाद दिग्गु और द्वंद्व समास में अंतर लिखना था। तो आपको दिग्गु समास है, दिग्गु समास का बताऊं। दिग्गु समास में क्या होता है कि पहला पद इसमें क्या होता है, पहला पद इसका होता है, पहला पद इसका होता है संख्यावाचक। कैसा होता है, संख्यावाचक। और ये इसका अंतर हो गया। और द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि माता पिता, जैसे कि इसका उदाहरण दे सकते हैं माता पिता, माता और पिता उदाहरण इसका दे सकते हैं। तो ये तो था आपका दिग्गु और द्वंद्व में अंतर। उसके बाद कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो ये इसका कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करना। क्या करना, बदनाम करना। इसका उत्तर क्या रहेगा, बदनाम करना, किसी को बदनाम करना, ये इसका उत्तर रह सकता है, रह क्या सकता है। तो ये तो था आपका तीसरे का 3 हो गए। अब आगे चलते हैं। देखो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना था। तो इसका अर्थ है पहले एक काम पूरा करो, बाद में सारे काम हो जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है, पहले एक काम को पूरा करो। मैं बोल देता हूं कि पहले एक काम करो। क्या करो, पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, बाद में पहले एक काम करो, बाद में सारे काम हो जाते हैं। ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका पांचवा बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। इसमें मतलब किसके बारे में बताया, बाल गोविंद जो भगत पाठ है उसमें एक साधारण जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है, साधारण शिक्षा, साधारण जीवन जीने की शिक्षा। क्या है, साधारण जीवन जीने की शिक्षा, साधारण जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। 5वें का उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर में फेंककर तालियों से होठ और हमें होठ पोंछ कर किस भाव को दर्शाया, तो वो है आपका नवाबी भाव को दर्शाया इन्होंने, किस प्रकार के नवाबी होते हैं। तो उसके बाद में देखें तो आपका 7वां है कि मानवीय करुणा की द्रव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है। तो ये फादर, क्या है, फादर फुल्के। क्या लिखना है, फादर बुल्के के बारे में बताया गया। कौन सा, इसका बता रहा हूँ 7वें का, फादर बुल्के इसका उत्तर रहेगा 7वें का।
उसके बाद 8वां एक कहानी, यह भी पाठ में मन्नू भंडारी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ती है। एक कहानी है वो मन्नू भंडारी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो आपका पिता शीला और अग्रवाल इसका इनका इनका इन पर प्रभाव पड़ा है, कहने का मतलब। उसके बाद 9वां है कि गोपियों ने हारिल की लहरी किसे कहा है, तो वो श्री कृष्ण को कहा है। किसको कहा है, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण किसको कहा है, कृष्ण को कहा है। उसके बाद में आपको मोतिन की ज्यों मिला मलिन को मकदद का भाव स्पष्ट करना था। उसके बाद खैरियत चाहे तो अपना कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ, उपयुक्त वाक्य किससे और किसने कहा, तो ये कहा दुलारी ने दुत्रु से। किसने कहा, दुलारी ने दुत्रु से। 11 का उत्तर रहेगा। उसी प्रकार 12वां प्रश्न भी ये था। उसके बाद मैं चलता हूँ आपका खंड ब, जो 4 से 16 तक प्रश्न थे, ये 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ये आप पहला प्रश्न था, कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। उसके बाद 5, भगत क्या निर्णय अटल था तू ना। इस प्रकार से ये प्रश्न थे, तो ये आप लिखे होंगे, तो ये आपके प्रश्न यहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व या प्रकृति, इसका परिचय देना था 16वां प्रश्न 2 नंबर का। और ये फादर फुलके जो आपको प्रसंग व्याख्या करनी थी। सब प्रसंग व्याख्या में क्या था, पहला पॉइंट आपको लिखना था, पहला पॉइंट आपका प्रसंग लिखना था, उसके बाद संदर्भ और व्याख्या। इस प्रकार से आप 3 पॉइंट इसका बनाकर लिख सकते थे। और इसके बाद में आपको देखो आगे आपका ये भी 18वां ये पठित जो पद्यांश है उसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी थी, किसके बारे में बताया गया वो बताना था। उसके बाद में 19 और ये आपका 10 सेक्शन जीवन में शिक्षा का महत्व निबद्ध। और उसके बाद में देखें आपका एक एप्लीकेशन भी आया था, तो इस प्रकार से 22 और 23% टोटल थे। तो इस प्रकार से ये तो आपका पूरा पेपर था। सबका कैसा पेपर गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपके लिए पेपर सॉल्यूशन था। उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।